अब आगे की कहानी। एपिसोड 106। रात 10 बजे। जुबैर अभी भी सुनसा उसी जगह खड़ा था जहां फलक उसे छोड़कर गई थी। वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, पर उसकी यह बेरुखी उसे तकलीफ दे रही थी। वो उसके लिए अजीज थी, उसने बचपन से उसे देखा था, वो उसकी आंखों के सामने ही खड़ी हुई थी और उसे बड़ी अजीज भी थी। पर मोहब्बत, प्रश्नवाचक चिन्ह। वो कैसे कर सकता था उससे मोहब्बत? भला मोहब्बत तो हम उम्र लोगों में होती है और उनमें तो हद से ज्यादा फासला था। और फिर वो उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। नहीं, वो नहीं कर सकता उससे मोहब्बत, पर वो यूं उसकी बेरुखी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये बेरुखी उसे तकलीफ दे रही थी। फलक के शब्द उसे अभी भी अंदर से कचोट रहे थे, इसलिए खुद को शांत करने के लिए वो एक गहरी सांस लेता है और वहां से दानीन के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है जहां अजलान मौजूद था। कमरे के पास पहुंचकर वो दरवाजा नोक करता है तो अंदर से अजलान से गहरी मगर जरा धीमी सी आवाज आती है, कम इन। उसकी इजाजत मिलते ही जफर अंदर जाता है तो उसकी नज़र अजलान पर जाती है जो दानीन के बेड पर ही बैठा था और दानीन के सिर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए उसे थपकी दे रहा था। दरअसल अजलान ने दानीन के खाने में ही नींद की दवाएं सेफ क्वांटिटी में मिलाने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानता था वो ऐसे नहीं सोएंगी और उसे इस वक्त नींद की सख्त ज़रूरत है। इसलिए खाना खाते ही दानीन की आंखें भारी होने लगी थी और वो वही सोफे पर गहरी नींद में चली गई थी। ये देखकर अजलान खुद उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाता है और उसे अच्छे के ब्लैंकेट से कवर कर धीरे धीरे थपकी देने लगता है। हालांकि नींद में भी चेहरे पर बेचैनी, दर्द, थकावट साफ देखी जा सकती थी, जिसे अजलान भी महसूस कर सकता था। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और उसकी मंजूरी मिलने पर जफर अंदर आता है और उसकी नज़रें सीधा अजलान और दानीन पर जाती है। हालांकि कि अजलान ने नज़रें उठाकर अभी तक उसे नहीं देखा था, वो अभी भी एक टकानीन को देखते हुए बिना किसी भाव के उसके बाहों को सहलाते हुए सिर पर हाथ फेर रहा था। वही उसी यूं दानीन को देखते हुए जफर को एक पल को हैरानी होती है। अजलान की नज़रों से कुछ था जो जफर महसूस कर सकता था। दानीन के चेहरे पर मौजूद दर्द अजलान की आंखों में भी झलक रहा था। ये देखकर वो अजलान की तरह मुखातिब होते हुए कहता है, अजलान तुम। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही अजलान सख्त नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, शुश। आवाज़ नीचे, प्रिंसेस सो रही हैं। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि एक पल को जुबैर की बुरी भी काम ही गई थी। तभी अजलान दानीन को ठीक से ब्लैंकेट उठाते हुए धीमी मगर गहरी आवाज़ में कहता है, बाहर चलो, आई एम कमिंग। उसकी बात सुनकर जुबैर हाँ में सिर हिलाकर वहां से बाहर चला जाता है और अजलान एक नज़र दानीन को देखकर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे के ऊपर झुकता है और अपने लब उसकी पेशानी माथे पर रखकर हल्का सा चूमता है। फिर बारी बारी उसकी उन बंद आंखों पर अपने होंठ रखकर वहां भी चूमता है और एक नज़र उसे देखकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वो बाहर आता है तो हॉल में रखे सोफे पर ही जुबैर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि उसकी नज़रें वही दानीन के कमरे के दाएं तरह मौजूद कमरे पर टिकी हुई थी जिसका दरवाज़ा बंद था। यह माल का कमरा था जहां फलक ठहरी हुई थी और जुबैर इसी आस में उस कमरे की तरफ देख रहा था कि वो एक बार ही सही दरवाज़ा खोले। पर उसकी यह तमन्ना तमन्ना ही रही, क्योंकि दरवाज़ा बंद ही रहा। तभी अजलान वहां आकर सामने वाले सोफे पर बैठते हुए सख्ती से कहता है, काम हुआ। उसकी बात सुनकर जुबैर अपने ख्यालों से बाहर आता है और अजलान की तरफ मुखातिब होते हुए कहता है, नहीं। दरअसल कल के लिए लखनऊ टू हरिद्वार जाने वाली सारी फ्लाइट्स बंद हैं। तुम कहो तो ट्रेन में रिजर्वेशन करवा दूं तुम्हारा और दानीन का। उसकी आवाज़ सुनकर अजलान कुछ सोचते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, का तैयार करवाओ, वी विल गो बाय रोड। प्रिंसेस की हालत अभी कुछ खास ठीक नहीं है, ऐसे में ट्रेस में टाइम ज़्यादा भी लगेगा और वो कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगी। उसकी आवाज़ में दानीन के लिए फिक्र साफ दिख रही थी, खासकर उसका वो धीमी और नर्म आवाज़ में प्रिंसेस कहना। उफ। जुबैर के चेहरे पर भी उसके अल्फाजों पर एक नरमी आई थी। वो अजलान को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, प्रिंसेस दो दिल, नॉट बैड निकनेम एंड ऑल। उसकी बात सुनकर अजलान गुस्से में उसे घूरते हुए ठंडी आवाज़ में कहता है, तुम्हारे लिए सिर्फ दानीन बहन है, तुम्हारी वही रहना चाहिए, ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है उससे। उसकी आवाज़ में एक चेतावनी थी जिस पर जुबैर चिढ़ते हुए कहता है, शर्म कर यार, बहन माना है उसे, डोंट बी दिस मच पजेसिव। एस्लिन अभी मेरी पजेसिव से वाकिफ नहीं हो तुम जुबैर, इसलिए शराफ्त से समझा रहा हूँ, उसे लेकर मजाक भी बर्दाश्त नहीं मुझे। सो इट्स बेटर यू टेक केयर ऑफ योर टोन व्हेन यू टॉक अबाउट माय वाइफ। उसने सख्त सी आवाज़ में कहा था जिस पर जुबैर, जो खुद भी उसके मिजाज से वाकिफ था, एक गहरी सांस लेकर बात बदलते हुए सीरियस आवाज़ में कहता है, घर पर क्या कहेगा अपने निकाह का अजलान? अजलान बेफिक्री में, किसने कहा कि घर पर मैं निकाह के बारे में बताने वाला हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी आवाज़ बात सुनकर जुबैर नासमझी में उसे देखते हुए कहता है, आर यू सीरियस? तू घर वालों से निकाह का छिपाएगा? और फिर अभी 1 महीने बाद एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ लीव बच्चों को दी जाएंगी, तक कहाँ रहेंगी दानीन? तेरे पेंट हाउस में अगर रही भी तो वो कैंपस के अंदर है, चलते फिरते कभी ना कभी लोगों की नज़र उस पर पड़ी जाएंगी। और यहाँ भी उसे नहीं रखा जा सकता, शी इज़ नॉट सेफ हियर। उसकी आवाज़ में दानीन के लिए फिक्र थी, वो वाकई एक भाई की तरह साउंड कर रहा था। वही उसकी बात सुनकर अजलान सर्दी से उसे देखते हुए कहता है, बड़ी फिक्र हो रही है साले साहब, पर अपनी फिक्र को अपने पास रखिए, बिकॉज आई नो वेरी वेल हाउ आई एम गोना प्रोटेक्ट माई प्रिंसेस दो दिल।
मैंने सिर्फ ये कहा है कि घर वालों को मैं कभी निकाह का नहीं बताऊंगा बिकॉज शी इज़ नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। उसे वक्त की ज़रूरत है जो मैं उसे दूंगा, पर रहेंगी वो हमेशा मेरे आंखों के सामने, बिना वो भी मेरे घर। उसकी बात सुनकर जुबैर चिढ़ते हुए कहता है, और घर वालों को क्या बोलेगा कि कहाँ से एक लड़की उठा लाया है तू साथ रखने के लिए। अजलान शेरियाज क्या करता है ये बताने पर ही पता चलता है, इसलिए फिजूल में दिमाग के गड्ढे दौड़ाना बंद करो, क्योंकि मेरी सोच तक पहुंचने में तुम्हें जितना वक्त लगेगा तब तक मेरे बच्चे तुम्हें मामू बना चुके होंगे। उसकी आवाज़ में एक गुरूर था जिसे जुबैर समझ रहा था, पर अब वो क्या ही कहता। गुरूर अजलान शेरियाज पर ना जचता तो किस पर जचता। अजलान उसे खामोश देखकर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अब जाए साले साहब, बहुत हवा खाली, बहन के घर थोड़ा अपने घर के एयर कंडीशनर को भी तकल्लुफ दीजिए। उसकी बात सुनकर जुबैर का मुंह बन जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है, पर फिर रुककर एक आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखता है जहां फलक ठहरी थी, लेकिन उसे बंद देखकर वो चुपचाप खामोशी से वहां से चला जाता है। इधर अजलान भी दानीन के कमरे में वापस आता है तो वो गहरी नींद में सो रही थी, खुद में सिमटी। ये देखकर वो आगे बढ़ता है और प्यार से उसका सिर सहलाकर खुद एक पिलो उठाकर सोफे पर चला जाता है। हालांकि वो लकड़ी का सोफा ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी उसे आज यही रात गुजारनी थी और वो इस बात से सुकून में था क्योंकि उसकी प्रिंसेस तो कम से कम नजरों के सामने रहेंगी। वो सोफे पर लेटा एकटक बेड पर लेटी दानीन को देखे जा रहा था। न जाने क्या था इस नाजुक सी जान में जो अल्लाह ने अजलान शेरियाज का सारा सुकून इस एक चेहरे में उतार दिया था। वो उसे कब तक निहारता रहा पता ही नहीं चला, न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लगी थी। एपिसोड 107। अगली सुबह अपने मेंशन के उस बड़े से खूबसूरत गार्डन में लगी कुर्सियों पर बैठे इब्राहिम जी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी रुबाब जी हाथों में एक ट्रे लिए जिनमें कुछ स्नैक्स और बिस्किट रखे थे उन्हें लाते हुए वही कॉफी टेबल पर रखती है और खुद भी इब्राहिम जी के बगल में मौजूद खाली कुर्सी पर बैठते हुए एक नज़र उनकी तरफ देखती है तो इब्राहिम जी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और परेशानी थी जिसकी वजह वो अच्छे से समझती थी, इसलिए फिक्रमंद होते हुए पूछती है, उससे बात हुई? प्रश्नवाचक चिन्ह। फोन उठाया उसने। मैं खुद उससे राबता करने की कोशिश कर रही हूँ पर फोन ही नहीं उठा रहा है। पिछले 10-12 दिन से कोई बात नहीं हुई मेरी अजलान से, मुझे डर लग रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? उनकी परेशानी समझते हुए इब्राहिम जी जो खुद भी परेशान थे अपने चाय का कप वही टेबल पर रखते हैं और खुद रुबाब जी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर हल्का सा सहलाते हुए उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ रुबाब, मैं खुद परेशान हूँ उसके लिए, पर उसके मिजाज से तुम अच्छे से वाकिफ हो, वो कैसा है क्या करता है तुम जानती हो, हम चाहकर भी उससे अपनी बातें नहीं मनवा सकते। खैर मैंने जुबैर से बात करने की कोशिश की तो उसने कहा अजलान ठीक है और अभी किसी ज़रूरी काम में है इसलिए नहीं हो पा रहा उससे राबता, पर फारिग होते ही वो हमें फ़ोन करेगा, तुम फिक्र ना करो और इस तरह खुद को ख्वार तो बिल्कुल ना करो। उनकी बात सुनकर रुबाब जी अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाते हुए ज़रा झिझककर कहती है, आप तो रहने ही दीजिए, आप समझती क्यों नहीं है, चाहे मैंने उसे पैदा ना किया हो पर मेरी औलाद है, वो अपने बच्चे की तरह पाला है मैंने उसे, अल्लाह ने मुझे कभी खुद औलाद नहीं दी, मेरे लिए वही मेरा सब कुछ है और उसे देखकर मुझ पर क्या बीतती है आपको अंदाज़ा भी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो अपने माजी से आगे निकलना ही नहीं चाहता है, हर रोज़ घुटकर मरता है, वो हम सब से भी उसने खुद को दूर कर लिया है, जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है, बीत चुका है और बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया है। मेरे बच्चे को हंसना मुस्कुराना तो उसने छोड़ दिया है, मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी उसे, पर अब तो उसे अपनी बड़ी अम्मी के आंचल की भी ज़रूरत नहीं है इब्राहिम साहब। कहते कहते उनकी आंखें नम हो चुकी थी, उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी और आंखों नमी भी। वही इब्राहिम जी उन्हें परेशान होता देख कुछ सोचकर कहते हैं, एक बात आप भी जानती हैं, वो खुद इन सब से बाहर नहीं निकल सकता, किसी को उसे बाहर निकालना होगा। यही सब सोचते हुए हमने एक फैसला लिया है, हम अजलान का निकाह कराएंगे, उसकी उम्र हो चुकी है 32, कोई छोटी उम्र नहीं है, अब तक तो उसके बच्चे हो जाने चाहिए थे, पर वो रिश्तों से इस कदर भागता है कि निकाह के जिक्र तक से उसे नफरत हो जाती है, पर अब बस बहुत हो गया, अपने बेटे को और तकलीफ में नहीं देख सकते हम। परसों ही दाऊद साहब ऑफिस आए थे, वो चाहते हैं कि अजलान का निकाह हो इनाया से हो जाए, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैंने सोचा उससे पूछने से पहले एक दफ़ा आपसे राय ले लूँ। उनकी बात सुनकर रुबाब जी जो अभी तक मायूस थी उनके चेहरे पर अचानक से चिढ़ आ जाती है और वो ज़रा खफा अंदाज में कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे वो बच्ची अपने बेटे के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है, मिजाज देखे हैं आपने उसके? प्रश्नवाचक चिन्ह। उठना बैठना कपड़े पहनने का ढंग देखिए, मैं किसी के भी पहनावे को या बोलचाल को गलत नहीं कहती, पर एक तरीका होता है, तहजीब होती है, जो उस लड़की में नहीं है। किसी की औलाद को बुरा मैं कभी नहीं कहूंगी, पर अपनी औलाद के लिए भी बुरा नहीं चाहूंगी। इनाया इस घर के लिए अच्छी नहीं है और अजलान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप दाऊद साहब को साफ साफ मना कर दीजिए, मुझे तो क्या अजलान को खुद ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा, एक तो वो उम्र में इतनी छोटी है, उससे ऊपर से समझदारी के नाम पर मुहफ़्फ़तपन और अपना पसंद, अल्लाह करे उसे अच्छा शौहर मिले, पर मेरा बेटा नहीं, मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता, मुझे तो कोई प्यारी सी लड़की चाहिए जो समझदार हो, तहजीबदार हो, जिसमें ना हो और ना ही बदजुबानी हो, जो अजलान को समझा भी पाए और डांट भी पाए और वक्त आने पर उसे संभाल भी पाए, और इनाया ऐसी बिल्कुल नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं।
कहते कहते उनकी आवाज़ में एक अजीब सा कड़वापन था। वही इब्राहिम जी उनकी कश्मकश जरा दूर करने के इरादे से कहते हैं, पर बेगम आप ही ने तो कहा कि नया अभी छोटी है, वक्त के साथ साथ सीख जाएगी और फिर आंखों देखी बच्ची है, मेरे दोस्त की औलाद है, एक बार अजलान से इस बारे में बात तो करते हैं। उनकी बात सुनकर रुबाब जी जरा चिढ़ते हुए कहती है, इब्राहिम जी बदलते वो हैं जो बदलना चाहते हैं और उस लड़की की आंखों में बदलाव की कोई इच्छा मुझे नजर नहीं आती। मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं किसी की औलाद को गलत नहीं ठहरा रही। जिसे जो पहनना है, जो करना है, जिससे बात करनी है करे, सबकी अपनी मर्जी है, अपनी ख्वाहिशात है, पर अपनी ख्वाहिशात और अपनी नफस के हाथों अपने ईमान को कमजोर कर कर खुदा को भूल जाना ये तहजीब की निशानी नहीं है। और उनकी लड़की सिर्फ निश्चल और खुले ख्यालों की नहीं है, बल्कि वो हमारे खानदान के लायक भी नहीं है। मॉडर्न होने के नाम पर अपनी रिवायतों को भूल जाना, मेरी नज़र में ये फेमिनिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। घर आती है वो बच्ची, बचपन से उसे देखती आ रही हूँ, लोगों को पहचानने का नजरिया रखती हूँ, इसलिए कह रही हूँ वो बच्ची मेरे बेटे के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको यही राय दूंगी कि आप सीधा सीधा दाऊद साहब को मना कर दे, फालतू में वो कोई उम्मीद पालेंगे तो अच्छा नहीं लगता। उनकी आवाज़ में गुस्सा झलकने लगा था, जिसे समझते हुए इब्राहिम जी अपनी बेगम के मिजाज से वाकिफ होते हुए बात बदलने के इरादे से कहते हैं, अच्छा ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते, फिलहाल आप ये बताएं कि फलक से बात हुई, कुछ दिन से वो भी फ़ोन नहीं उठा रही, वो तो ऐसा नहीं करती और बहुत दिन से घर भी नहीं आई, ये क्या बात हुई? उसके बिना घर कितना सुना सुना लगता है। अल्लाह के रहमो करम से हमारे घर में भी बेटी है और जब वो यहाँ नहीं होती तो जैसे घर काटने को दौड़ता है। उनकी बात सुनकर रुबाब जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, फिक्र ना करें आप, बस इसी महीने उसकी क्लासेज लगेंगी, फिर तो 1 महीने की अच्छी खासी छुट्टी है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो वो यही रहेगी कम से कम 1 महीना आपकी आंखों के सामने। फिलहाल पढ़ाई में जरा बिजी है, कल रात को कॉल किया था उसने, आप सबका पूछ रही थी, कह रही थी कि फिरिक होकर एक बार चक्कर लगा लेगी, पर मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। ये 1 महीना बहुत पढ़ाई का प्रेशर है, ऊपर से असाइनमेंट, मेरी बच्ची फालतू में इस पढ़ाई की प्रेशर में ख्वार होती रहती है। खैर बस ये महीना कट जाए जल्दी से और वो आ जाए घर, इस बार तो अजलान को भी मजबूर कर ही दूंगी मैं आने के लिए। ये कोई बात हुई? इतना बड़ा आलीशान घर है और वो कॉलेज कैंपस में उस छोटे से पेंट हाउस में रहता है, वो भी बिना किसी नौकर चाकर के। मेरा बच्चा देखा है आपने, कमजोर होता चला जा रहा है, आखिरी दफा आया था तो कितना कमजोर था। कहते वक्त उनकी आवाज में ममता झलक रही थी, जिसे समझते हुए इब्राहिम जी हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, कमजोर? और आपके नवाब साहब कभी देखा है ध्यान से उसे? आजकल के जवान लड़के मरते हैं ऐसी बॉडी के लिए जो आपके बेटे के पास है और आपको वो कमजोर लगता है। बेगम साहिबा फिट है वो। उनकी बात सुनकर रुबाब जी मुंह बनाते हुए कहती है, आप तो रहने ही दीजिए, हमारे पिंड में कहावत है कि जिसकी ना हो थोंद कहाँ से हो वो चिंगा चौंध। आप भूल गए जब आपको पसंद किया था मैंने तब आपकी भी थोंद थी। ये ना जाने आजकल का क्या फैशन है, 6 पैक सेप का, अरे कमजोरी कहते हैं इसे। आए बड़े आप, खैर रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। कहते हुए उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया, जिस पर इब्राहिम जी को उन पर बड़ा प्यार आया। ऐसे ही वो दोनों अपनी बातों में मशरूफ थी, तभी एक आवाज वहां गूंजती है, क्या चल रहा है? इस आवाज पर वो दोनों नजरें उठाकर उस आवाज की तरफ अपना रुख करते हैं तो एक करीब 70 साल का आदमी रूपदार शख्सियत के साथ कुर्ता पजामा पहने उनकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे। एक अजीब सा नूर था उस शख्स के चेहरे पर, और वो भी क्यों ना, अगर नूर शहरोज शेरियाज के चेहरे पर ना हो तो भला कहाँ हो। ये थे अजलान के दादा जान, जिनकी जान बसती थी उनके पोते में। वही उन्हें आता देख रुबाब जी अपनी जगह से खड़ी होकर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना दुपट्टा सिर पर ठीक से जमाते हुए कहती है, अब्बू आपको आने में देर हो गई, ये तो फजर सुबह की नमाज के बाद ही मस्जिद से आ गए थे, मैं बस अभी ड्राइवर को आपको लाने भेजने ही वाली थी। उनकी आवाज़ में हल्की सी परेशानी थी, जिसे समझते हुए शहरोज जी जो उनके पास पहुंच चुके थे हाथ बढ़ाकर हल्का सा उनके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, आपसे कितनी बार कहा है परेशान ना हुआ कीजिए, हमारी बहू नहीं बेटी है आप, और आपके माथे पर शिकन हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और रही बात देरी की तो वो नमाज के बाद इमाम साहब से कुछ जरूरी बातें करनी थी, मदरसों में चंदा पहुँचवाना है और मस्जिद में भी कुछ मरम्मत थी तो सोचा करवा दे। वैसे भी अगले महीने आपकी एनिवर्सरी है तो हमने सोचा है कि एक नया मदरसा खुलवा देते हैं आपके नाम पर। उनकी आवाज़ में भी था ओरा और बेहद प्यार था, जिसे समझते हुए रुबाब जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। शहरोज जी की नज़रों में वो बहू नहीं बेटी थी और ये बात वो बहुत अच्छे से समझती थी। वही शहरोज जी अपनी बात खत्म कर कर कुछ पल रुकते हैं, तभी उनके जहन में एक ख्याल आता है और वो इब्राहिम जी की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, बरखुरदार का कुछ पता चला? वो तो जैसे गायब ही हो गए हैं, मैंने मुलाजिम को कैंपस भेजा था पर वो अपने पेंट हाउस भी नहीं है। उन्होंने अजलान के लिए फिक्र जताते हुए पूछा, जिस पर इब्राहिम जी भी एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, जी अब्बू शायद किसी चीज़ में मशरूफ़ है, जुबैर से बात हुई थी मेरी, फारिग फ्रीक होते ही बात करता हूँ, उससे ज़रूरत पड़े तो जाकर एक बार मिल भी आऊँगा। उनकी बात सुनकर शहरोज जी भी हाँ में सिर हिलाकर अंदर की तरफ जाने ही वाले होते हैं, पर फिर कुछ सोचकर अपने कदम घुमाकर इब्राहिम जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ और वो पता चला है किसी नादान सी बच्ची पर हमारी यूनिवर्सिटी में इल्ज़ाम लग रहे थे।
प्रश्नवाचक चिन्ह। अजलान ने बचाया, उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ इस बारे में तुम पता करवाओ। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि किसी मासूम और पाक दामन पर इल्जाम लगे। वैसे तो अजलान खुद इन सबसे निपट लेगा, पर फिर भी हमें भी पता चलना चाहिए कि आखिर हमारी यूनिवर्सिटीज में हो क्या रहा है। और हाँ, ये दीन की पोजीशन पर जो भी है जरा हटवाओ इन्हें। ऐसे ही मासूम बच्चियों पर इल्जाम लगाते रहेंगे लोग बिना जाने परखे। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे मेरे एम्पायर में। उनकी आवाज में गुस्सा था जिसे समझते हुए इब्राहिम जी भी हाँ में सिर हिला देते। वो अपने बाबा के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। वहीं शहरोज जी भी एक गहरी सांस लेकर वहां से अंदर की तरफ कदम बढ़ा देते। वहीं इधर अजलान की कार में, वो कार ड्राइव कर रहा था और पैसेंजर सीट पर बैठी दानिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। अभी कुछ घंटे पहले ही वो हरिद्वार के लिए निकले थे। लखनऊ से हरिद्वार की दूरी कम से कम इतनी तो थी कि 10-12 घंटे लगने थे। यह एक लंबा सफर था, इसलिए वो लोग सुबह जल्दी निकल चुके थे। अजलान ड्राइव कर रहा था और बीच बीच में निगाहें उठाकर पैसेंजर सीट पर बैठी अपनी प्रिंसेस को देख रहा था और दानिन उसकी नजरें बाहर ही थी। सुबह से उसने ज्यादा कुछ तो नहीं बोला था, पर वो खामोश नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो इस बदलाव को अपना भी रही थी और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा भी रही थी। और जो एक आखिरी डोर उसे माला से जोड़ रही थी वो शायद आज खत्म हो जाती और माला का चैप्टर भी यही क्लोज हो जाता। इसके बाद दानिन उसे मुस्कुराते हुए याद करती, ना कि अपने गम की वजह से ये बात अजलान जानता था। उसे यूं खामोशी से खिड़की से बाहर देखता देख को कुछ सोचकर डैशबोर्ड से एक सेब उठाता है जो उसने घर से निकलते वक्त लिया था और ड्राइव करते हुए ही उसे दानिन की तरफ बढ़ाकर कहता है, खा लीजिए, आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, सफर लंबा है और लंच से पहले हम कहीं रुक नहीं सकते। इस हाईवे पर 3-4 घंटे बाद ही हमें कुछ मिलेगा। उसकी आवाज सुनकर दानिन जो खिड़की से बाहर देख रही थी उसकी तरफ होती है और एक नज़र उस सेब को देखकर नामे सिर हिलाते हुए आहिस्ता से कहती है, मुझे नहीं चाहिए, पेट भरा है मेरा। इतना कहकर वो नजरें घुमाती उससे पहले ही अजलान उस सेब को उसकी गोद में रखते हुए जरा सख्त आवाज में कहता है, मैंने आपसे पूछा नहीं है, आपको बताया है, इसलिए चुपचाप खाए। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जिसे समझते हुए दानिन नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और आहिस्ता से कहती है, मुझे नहीं खाना, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अजलान ड्राइव करते हुए बेफिक्री से कहता है, मैं जबरदस्ती करने पर विश्वास ही नहीं रखता, बस मुझे चीजें अपनी तरह से पसंद है, इसलिए कह रहा हूँ। आप खा रही हैं या फिर मैं अपने हाथों से खिलाऊं, मुझे कोई मसला नहीं है, बस वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाएगा हमें। उसकी बात सुनकर दानिन एक नज़र उसे देखती है, फिर नजरें फेर कर अपनी गोदी में पड़ा हुआ सेब उठाकर अपने होठों से लगा लेती है। उसे पता था अगर वो खाएगी नहीं तो वो उससे मसलसल बहस करता रहेगा, जो फिलहाल वो नहीं चाहती थी। वहीं उसे सेब खाता देख अजलान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने नोटिस किया था सुबह के वक्त बड़ी मुश्किल से उसने कुछ निवालों के बाद नाश्ते की प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया था और पिछले दिनों ना ठीक से खाने की वजह से वो इतनी कमजोर थी कि अगर अब उसकी डाइट पर ख्याल नहीं रखा गया तो वो अपनी हालत बिगाड़ लेगी, जो वो नहीं चाहता था। दानिन की हेल्थ उसके लिए प्रायोरिटी थी और अपनी प्रायोरिटी के लिए वो किस हद तक जा सकता है ये आगे आप सबको बड़े इत्मीनान से पता चलेगा। वही सेब के कुछ बाइट्स खाने के बाद जब उसके लुक़मे दानिन के गले में भी चुभने लगते हैं तो वो उसे वापस डैशबोर्ड पर रखते हुए बिना अजलान की तरफ देखे कहती है, मुझसे नहीं खाया जा रहा, इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी मैं। वही अजलान भी इस बार कुछ नहीं कहता, पर वो कुछ सोचकर हाथ बढ़ाकर दानिन का खाया वो झूठा सेब उठाकर खुद अपने होठों से लगा लेता है। ये देखकर दानिन उसकी तरफ मुखातिब होते हुए नासमझी में कहती है, आप क्या कर रहे हैं सर, मेरा झूठा है वो, अगर आपको चाहिए तो दूसरा ले लीजिए। उसकी बात सुनकर अजलान बिना उसकी तरफ देखे अगला बाइट खाते हुए कहता है, क्यों, झूठा खाने में क्या मसला है। उसकी बात सुनकर दानिन कहती है, सर आपको यूं किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। असलान जवाब में उसकी तरफ देखते हुए बेफिक्र लहजे में कहता है, किसी का नहीं खाया, तुम्हारा झूठा खाया है, और बीवियों का झूठा खाना शौहरों पर रिवायत है। इतना कहते हुए वो एक शार्प टर्न लेता है। वही दानिन, वो तो बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वो नजरें फेरकर खुद वापस बाहर की तरफ देखने लगती है। एपिसोड 108। सुबह 7 बजे सूरज अपनी जगह पर पहुंच चुका था। हाँ, कई घरों में अभी तक उसकी लालिमा नहीं पहुंची थी, लेकिन हरिद्वार में मौजूद घाट पर उसकी किरणें गंगा मैया को इस तरह चमका रही थी कि सोना भी फीका पड़ जाए। वही तट पर खड़ी दानिन गंगा में होते बदलाव को देख रही थी, कभी पानी रुकता तो कभी तेजी से बहने लगता। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इस बहते पानी की तरह है, कुछ लम्हे जिन्हें हम अपने पास रोकना भी चाहते हैं तब भी वो बहते हुए आगे निकल जाते हैं। बड़ी अजीब सी रीत है जिंदगी की, कुछ वक्त हमें ठहराना होता है तो कुछ वक्त हमें गुजारना होता है, पर एक बात बड़ी अच्छी है, वक्त कभी रुकता नहीं है, लम्हे जैसे भी हो गुजर ही जाते हैं, चाहे गम का आलम हो चाहे खुशी के दिन, हमारे पास पहलू में ठहरता कुछ नहीं है, सबको आकर गुजर ही जाना है। अजलान वही थोड़ी दूर मौजूद पंडित जी से कुछ बात कर रहा था और दानिन बीच बीच में नजरें घुमाकर उसकी तरफ देख लेती। वो लोग कल रात 3 बजे हरिद्वार पहुंचे और वहां से सीधा होटल के लिए चले गए, फिर नहा धोकर कपड़े बदलकर सीधा घाट पर आ गए। माला की अस्थियों को विसर्जन कर वो जल्द से जल्द वापस लखनऊ लौटना चाहते थे। दानिन अपना रुख वापस बहते हुए पानी की तरफ कर लेती है
और अजलान खुद भी पंडित जी से बात करते करते उसकी तरफ अपना रुख मोड़कर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। पंडित जी भी मुस्कुराते हुए उसे कुछ न कुछ समझाते हुए दानीन की तरफ ही आ रहे थे। कुछ देर बाद सारे जरूरी रिचुअल होते हैं और फिर पंडित जी की अजलान तरफ देखते हुए कहते हैं, आप उनके बेटे हैं ना, तो आप इन अस्थियों को विसर्जित कर दीजिए और इसी के साथ उन्हें मुक्ति दे दीजिए। उनकी बात सुनकर दानीन कुछ कहती उससे पहले ही अजलान हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, जी उन्हीं का बेटा हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सा गुरूर था जिसे दानीन भी महसूस कर सकती थी। ये कहते हुए कि वो माला का बेटा है, उसकी आवाज में लड़खड़ाहट नहीं थी, ना झिझक थी, ना शर्म, बल्कि एक गुरूर था जो उसके चेहरे और उसकी आवाज दोनों में झलक रहा था। कुछ देर बाद दानीन और अजलान दोनों मिलकर माला की अस्थियों को विसर्जित करते हैं और इसी के साथ उन्हें मुक्ति देते हैं। अब वो खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकती थी। मृत्यु के बाद वो जो आखिरी हिस्सा उनका पीछे छूट गया था, आज वो भी गंगा मैया में डूबकर समाधि ले चुका था। अब पीछे रह गई थी माला की यादें, उसकी सोच, उसकी मोहब्बत और उसके एहसास जो दानीन के अंदर दफन भी थे और अजलान के जहन में मौजूद भी थे। अस्थियां विसर्जन कर वो दोनों वहीं घाट पर लगी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और खामोशी से सूरज की तरफ देखने लगते हैं जो धीरे धीरे आसमान में अपनी जगह बना रहा था। अभी भी हरिद्वार में ठंड मौजूद थी और ठंड में इस हल्की हल्की धूप में जो सुकून मिल रहा था वो बेहद खूबसूरत एहसास दिल में मौजूद कर रहा था। दानीन को यूं खामोश देखकर अजलान एक नज़र उसकी तरफ देखता है और खुद सामने देखते हुए कहता है, ठीक हो प्रिंसेस? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके सवाल पर दानीन कुछ पल खामोश रहकर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। आपने सही कहा था, माला मेरे आसपास मौजूद है और यूं मुझे इस तरह दर्द में देखकर वो कभी खुश नहीं होगी। मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसने इन सब में, शायद मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि वो इस दुनिया में खुश नहीं है और ना ही ये दुनिया माला जैसे लोगों को डिजर्व करती है। आपने कहा था ना कि फरिश्ते जन्नत में रहते हैं, सही कहा था, वो एक फरिश्ता थी। ये दुनिया उसके लिए नहीं बनी थी, पर अब इस दुनिया की सोच को बदलना होगा। मुझे पता है मैं अकेली मिलकर कुछ नहीं कर सकती, पर एक कोशिश की शुरुआत कर सकती हूँ। कहते वक्त उसकी आवाज़ में मायूसी नहीं थी बल्कि एक भरोसा था, खुद को लेकर एक उम्मीद माशरे को बदलने की, जिसे अजलान भी महसूस कर सकता था। वो अपनी नज़रें सामने से हटाकर उसकी तरफ देखता है और आहिस्ता से कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर। हम मिलकर इस दुनिया की सोच को बदलेंगे। तुम कभी भी मेरे होते हुए अकेली नहीं हो सकती। जानता हूँ मंजिल मुश्किल है और बहुत दूर भी है, हम अकेले शायद उस मंजिल तक पहुँच भी ना पाए, पर कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए ना। अगर हम मुसाफिर बनकर कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे काफिला तो अपने आप बन ही जाएगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों में भी वही भरोसा था जो कि आंखों में था। कुछ चीजें अकेले करना मुमकिन नहीं है, पर हर चीज करने के लिए अकेले कदम बढ़ाना मुमकिन है। हमारा एक कदम ना जाने कितने लोगों का ध्यान उसे एक चीज की तरफ आकर्षित कर सकता है जिस पर पहले कभी किसी ने ध्यान ही ना दिया हो। माला जैसे लोग हमेशा से मौजूद थे, पर हर कोई अपनी मुश्किलों में और बाकी लोगों की परेशानियों को सुझाने में इतना बिजी था कि इस बात पर किसी का ध्यान कभी गया ही नहीं। लेकिन माला की कहानी ने इस बात और इस समस्या को सबके आगे खड़ा कर दिया था। इस कहानी से रूबरू होने वाला हर शख्स अब माला की कहानी और उसके किरदार से वाकिफ था। दोनों के बीच एक बार फिर खामोशी पसर जाती है। कुछ वक्त तक ना दानीन कुछ कहती है ना अजलान। तभी दानीन अचानक से की तरफ रुख करती है और कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद अचानक से कहती है, आपसे एक सवाल करूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके इस सवाल पर अजलान, जो खुद भी गंगा में बनती बिगड़ती लहरों को देख रहा था, उसकी तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, इजाजत की जरूरत नहीं है आपको। उसकी मंजूरी समझते हुए दानीन कुछ पल की खामोशी के बाद कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी को खोया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैं माला के जाने के गम में थी तब आपकी बातों ने मुझे सहारा दिया, पर आपकी आंखों में वही दर्द था जो मेरे अंदर कहीं मौजूद था। जानती हूँ बड़ा निजी सवाल है, फिर भी जवाब चाहती हूँ। कभी आपका कोई आपको छोड़कर गया है इसी तरह? उसका सवाल सुनते ही अजलान का चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है। उसके पास जैसे कोई जवाब था ही नहीं। वो चेहरा जो कुछ देर पहले तक शांत था बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। यकीनन कुछ तो था उसके माजी में जो शायद दानीन से भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक था, पर शायद वो इस वक्त जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो अपनी नज़रें फेरते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें काफ़ी देर हो गई है, निकलना भी है, अब चलना चाहिए, वापस पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। इतना कहकर वो सीढ़ियों से उठता है और उसे यूं अपनी बातों को नजरअंदाज करता देख दानीन बिना कुछ सोचे अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर वो पलटकर उसकी तरफ देखता है तो दानीन एकटक उसे ही देख रही थी। अजलान पलटकर उसकी तरफ देखता है तो वो अभी भी उम्मीद से उसे देख रही थी, शायद इस उम्मीद से कि वो जवाब दे, पर असलान चाह कर भी उसे जवाब नहीं दे सकता था। इस वक्त उसे दानीन को संभालना था और अगर वो अपने माजी के पत्ते खोलता तो खुद इस कदर बिखर जाता कि दानीन तक उसे संभाल ना पाती। वो जितना समझदार संजीदा दिखता था उतना था नहीं। केवल अजलान शेरियात जानता था कि वो कितना कमजोर है और अपनी इस कमजोरी को कम से कम इस वक्त तो वो दानीन के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। पर तभी दानीन, जो उसकी आंखों में शायद उसका जवाब समझ गई थी, मासूमियत से उसे देखते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है, आपने नाश्ते का भी नहीं पूछा, अपने साथ लाए हैं, कम से कम जिम्मेदारी तो समझिए।
उसकी आवाज में उसकी चंचलता थी, वही उसके सवाल ने अजलान को एक सुकून दिया था। कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि उसकी खामोशी परखते हुए दानीन ने सवाल बदल दिया था। वो उसे समझने लगी थी और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अजलान शेरियाज को समझना तो दूर, उसकी शख्सियत तक आज तक कोई नहीं जान पाया था। पर ये लड़की ये बहुत आगे निकल चुकी थी अजलान को समझने के सफर में, इतनी आगे कि अब अजलान खुद भी अपना माजी और अपनी शख्सियत उससे छुपा नहीं सकता था ज्यादा वक्त तक। दानीन उसका हाथ पकड़ते हुए ही अपनी जगह से खड़ी होती है तो अजलान, जो उसके चेहरे में कहीं खो गया था, होश में आता है और अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, चलिए आपको नाश्ता कराया जाए। इतना कहकर वो खुद उसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपने कदम आगे बढ़ा देता है और दानीन वो खुद भी उसे देखते देखते अपने कदम उसके पीछे बढ़ाती जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों मंदिर से होते हुए बाहर आते हैं तो वहां आसपास बहुत भीड़ थी। ये सुबह का वक्त था, हर किसी को दर्शन करने थे, इसलिए मंदिर के आसपास भी इतनी भीड़ थी कि कदम बढ़ाना तक मुश्किल हो रहा था। आते जाते दानीन को बार बार धक्के लग रहे थे, लोग जाने अनजाने में उसे यहाँ वहाँ छूते जा रहे थे, जो अक्सर भीड़ में होता है, जिससे वो काफी हद तक अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये देखकर अजलान खुद उसे कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगाता है और उसके इर्द गिर्द अपना हाथ इस कदर लपेट लेता है कि कोई चाहकर भी उसे छू ना पाए। उसकी इस हरकत में वो दोनों इतने करीब आ चुके थे कि दोनों की बुरी आपस में जुड़ी हुई थी। दानीन खुद को उसके इतने करीब देखकर नजरें उठाकर देखती है तो अजलान का ध्यान उस पर नहीं था, बल्कि वो किसी तरह उसे भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ना जाने उसे खुद कितने धक्के लग गए थे, पर वो उसकी आबरू में सुरक्षित खड़ी थी। धक्का लगना तो दूर की बात, उसकी बाहों में वो इस कदर छिपी हुई थी कि ना तो किसी की नजर उस पर जा रही थी, ना कोई उसे छू पा रहा था। मर्द की गैरत यही तो है कि उसकी औरत पर ना तो किसी की नजर पड़ पाए, ना उस तक किसी की छुअन पहुंच पाए। अजलान उसे ऐसे ही बाहों में छुपाए बाहर मेन सड़क तक लाता है, तब जाकर वो उससे जरा दूर होती है। इस तरफ ज्यादा भीड़ नहीं थी, यहाँ से पतली पतली गलियों से होते हुए वो आराम से बाहर जा सकते थे। ये देखकर अजलान खुद उसका हाथ थामता है और वो दोनों वहीं उन गलियों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इस बीच अजलान का ध्यान तो सामने था, पर दानीन की नजरें बार बार उसकी तरफ बढ़ रही थी। जितनी मजबूती से उसने उसका हाथ पकड़ रखा था, इतने हक से आज उसने उसे दूसरों की नजरों से बचाया था। कुछ तो खास था जो उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। अजलान को लेकर रिश्ता बदल गया था, वो शौहर था उसका। अब दानीन उसे देखते देखते आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसका पैर सामने पड़े एक पत्थर से टकराया और वो कुछ लड़खड़ाई, जिस पर वो गिरती उससे पहले ही अजलान उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर सीधा खड़ा करता है और जरा फिक्र के साथ उसे संभालते हुए कहता है, ध्यान कहाँ है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी लग जाती तो। इतना कहकर वो उसके पैरों की तरफ देखता है, जहां अल्लाह के शुक्र से कोई चोट नहीं थी, उससे लगी नहीं थी, वो बस लड़खड़ाई थी। वहीं खुद भी अपनी इस बेफिक्री पर दानीन खुद को संभालते हुए वापस से ठीक से खड़ी होती है और नजरें झुकाए झिझकते हुए कहती है, वो सामने पत्थर था तो ध्यान नहीं गया। उसकी बात सुनकर अजलान खुद भी उसे देखकर नागवारी में सिर हिलाता है और वो सामने पड़े पत्थर को उठाकर साइड में रखता है और वापस दानीन का हाथ पकड़कर चलने के लिए कदम बढ़ाता है। पर दानीन, जो उसके पीछे ही कदम बढ़ा रही थी, जैसे ही आगे कदम चलती है उसका पैर एक बार फिर आपस में उलझता है। इस पर वो अपने पैरों की तरफ ध्यान देती है तो उसकी चप्पल टूटी हुई थी और उसे यूं रुकता देख अजलान खुद भी पीछे पलट कर देखता है। उसे अपनी टूटी चप्पल को देखता देख खुद झुककर उसके पैरों की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये देखकर दानीन अपना पैर पीछे खींचते हुए हड़बड़ा कर कहती है, क्या कर रहे हैं आप? मुझसे बड़े हैं, इस तरह मेरे पैर नहीं छू सकते आप, मेरी तबीयत के खिलाफ है ये। उसकी बात सुनकर अजलान, जो उसके पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ा चुका था, नजरें ऊपर कर कर सख्ती से उसे देखते हुए कहता है, बीवी हो तुम मेरी, जहां चाहूं जब चाहूं जैसे चाहूं छू सकता हूं, हक है मेरा। उसके इन शब्दों ने दानीन को जैसे फ्रीज कर दिया था। वहीं अजलू बिना उसके कुछ और कहने का इंतजार किए उसके पैर से चप्पल निकालता है और एक नजर उसे देखता है तो वो टूटी हुई थी। ये देखकर वो आसपास नजरें घुमाता है, पर यहाँ कोई और शू शॉप नहीं थी। ये देखकर वो कुछ सोचते हुए अपने पैरों में मौजूद अपनी ब्रांडेड चप्पल उतारकर दानीन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पहन लीजिए आप, वरना कंकड़ चुभ जाएंगे आपको। उसकी बात सुनकर दानीन एक नज़र उसके पैरों की तरफ देखती है, जिनमें अब कोई चप्पल नहीं थी, और तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चलूंगी नंगे पैर, आप पहन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात सुनकर अजलान खामोशी से उसे कुछ पल देखने के बाद एक कदम उसकी तरफ बढ़ाकर उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए जरा कर्कश आवाज में कहता है, या तो मेरी चप्पल पहनकर चलिए या मैं इन चप्पलों को पहनकर आपको गोद में उठाकर घूमूंगा। अब जैसी आपकी मर्जी, शर्म और हया यह मेरे डिपार्टमेंट नहीं है, पर आप जरूर अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, मर्जी आपकी है, जबरदस्ती मैं करता नहीं। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से उसे देखती है, क्या मतलब कि वो जबरदस्ती नहीं करता? उसे यूं बातों में उलझाकर वो जबरदस्ती ही कर रहा था, पर वो जानती थी उसके सामने मौजूद इंसान अभी भले ही उससे नरमी से बात कर रहा है, पर जब उसकी खोपड़ी सिटकती है तो वो क्या नहीं कर सकता। इस बात का एहसास उसे बहुत अच्छे से था, इसलिए वो अगले ही पल तुरंत उसकी चप्पल अपने पैर में डालती है और आगे की तरफ कदम बढ़ा लेती है। वहीं उसकी इस बचकानी सी हरकत पर अजलान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद नंगे पांव उसके पीछे अपने कदम बढ़ाता है। मोहब्बत भी क्या अजीब बला है, ये भी दीवानों पर फिदा है। वो जो बादशाह था सल्तनत का, आज सड़कों पर फकीरों की तरह फिरा है। वन चेरी ब्लॉसम हंस या चांद।
मोहब्बत की दास्तानी भी कितनी अजीब है, कभी फकीर बादशाह तो कभी बादशाह फकीर है। हवा में पत्ता। अजलान नंगे पांव दीवानों की तरह उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे कितने कंकर चुभ रहे थे, यहाँ तक कि पैरों से जगह जगह खून भी रिस रहा था, पर उसे इस बात की फिक्र ही नहीं थी। वो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए आहिस्ता आहिस्ता दानीन के पीछे कदम बढ़ा रहा था और वो सबसे बेखबर बस चलती जा रही थी। कुछ देर बाद वो एक नाश्ते की दुकान पर पहुंचते हैं। यह एक छोटी सी दुकान थी। तेल में समोसे तल रहे थे। आलूओं की भीनी भीनी सी अच्छी सी खुशबू आसपास भी फैली हुई थी। जगह जगह पर बेंचें लगी हुई थी जो वहां बैठने के लिए थी। दानीन उस दुकान के पास आकर रुकती है तो अजलान जो उसके पीछे ही था नासमझी से उसे देखते हुए कहता है, आप यहाँ क्यों रुकी हैं? होटल दूर है हमारा और कार भी दूसरी तरफ खड़ी है, अभी और आगे जाना है। उसकी बात सुनकर दानीन उस दुकान की तरफ एक नज़र देखकर कहती है, मुझे यहाँ से खाना है। उसकी बात सुनकर अजलान एक नज़र उस दुकान की तरफ देखता है जहां हाइजीन का हैच भी मौजूद नहीं था, पर दोबारा जब वो दानीन के चेहरे की तरफ रुख करता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी उम्मीद थी। वो आंखों में चमक लिए उस दुकान में लगे अलग अलग व्यंजनों को देख रही थी। ये देखकर उसका दिल इस बात का गवारा ही ना था कि वो उसे मना करे, इसलिए उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बेंच पर बिठाता है और अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ कुछ खाने के लिए। इतना कहकर वो जाने के लिए कदम बढ़ाता ही है, फिर खुद सोचकर वापस उसके पास आता है और उसका दुपट्टा जो उसके सिर से हल्का सा सरक गया था उसे अपने हाथों से वापस उसके सिर पर जमाता है और एक नज़र उसकी तरफ देखकर दुकान के जानिब भट जाता है। वहीं दानीन वो खामोशी से उसे बस जाता देखती रह जाती है। वो महलों का बादशाह आज उसके लिए कितना आम बन चुका था। होटलों में खाने वाला आज एक सादा सी दुकान के आगे भीड़ में लाइन लगाकर खड़ा था। अभी तो इश्क के आधे मकाम तक ना पहुंचा था वो और इतनी तब्दीली ने घेर लिया था कि इस बात का अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल था कि जब वो इश्क के सातों मकाम पूरे कर लेगा तो इश्क का रंग कौन से रंग में चढ़ेगा उस पर। कुछ देर बाद वो दोनों साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं और वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से वो लोग डायरेक्ट लखनऊ जाने वाले थे, ना कि होटल। एपिसोड 109। एक महीने बाद। एक महीना किस तरह बीता पता ही नहीं चला। हरिद्वार से लौटते ही दूसरे दिन ही दानीन फलक के साथ अपने हॉस्टल वापस शिफ्ट हो गई थी। वो घर उसे दर्द और यादों के अलावा किसी और चीज से नहीं घेरने वाला था, इसलिए आगे बढ़ने के लिए बेहतरी इसी में थी कि वह वापस हॉस्टल चली जाए, जो उसने किया भी। हालांकि हॉस्टल वापस आते ही लोगों की अजीब नज़रों का शिकार, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले वह चीटिंग वाला सिलसिला अभी भी अधूरा छूटा हुआ था। हालांकि एक महीने बाद एग्जाम थे, इसलिए इस बीते एक महीने में पढ़ाई भी काफ़ी कसरत से कराई जा रही थी। तो वह वापस हॉस्टल आते ही सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए पूरी तरह पढ़ाई में लग गई, क्योंकि खाली बैठने से माला की यादें उसे वैसे भी अपने आसपास घेरने लेनी थी। हाँ, लेकिन इस बीच अजलान से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। वो रोज मिलते थे, लेकिन उनके बीच वही पुराना स्टूडेंट और प्रोफेसर वाला रिश्ता था। उन्हें देखकर कोई यह कह ही नहीं सकता था कि वह दोनों निकाह में है। फलक ने भी बीते वक्त में खुद को काफ़ी बदल लिया था। अब उसके लिए भी उसके एग्जाम उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसलिए जितना हो सकता वो या तो ज़ुबैर को अवॉइड करती या उससे बेहद प्रोफेशनली बात करती, और उसका यही बिहेवियर ज़ुबैर को परेशान कर रहा था। वह बार बार उससे बात करने के बहाने ढूंढता, पर वह उसे नज़रअंदाज करके चली जाती। इस बीच अजलान को पता चल चुका था कि दानीन को झूठी चीटिंग के केस में फंसाने वाली और कोई नहीं बल्कि इनाया ही थी। उसी ने रूबी को झूठी स्कॉलरशिप का लालच देकर दानीन के खिलाफ झूठी गवाही देने को कहा था। ये सब जानते हुए उसे गुस्सा तो बहुत आया। उसका दिल चाहा कि वो एक ही पल में इनाया को यूनिवर्सिटी से बाहर फिकवा दे, पर यह सजा शायद काफ़ी कम थी, इसलिए वो कुछ बहुत बड़ा करने का फैसला ले चुका था। पर उसके लिए उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा, जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते, क्योंकि इनाया को सजा दिलाने से पहले ये बात लोगों के सामने जाहिर करना जरूरी था कि दानीन इस मुकाम पर अपने बल पर है। उसके दिमाग में इनाया को लेकर कुछ बहुत खतरनाक चल रहा था, जो इनाया की सारी जिंदगी पलटने वाला था। बस उसमें अभी थोड़ा सा वक्त था। इस बीच दानीन से उसका कोई ज्यादा राब्ता नहीं होता था। वो क्लास में जाता तो वो उसे आखिर बेंच पर सिर झुकाए बैठी मिलती। उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था, कुछ बदलाव था ही नहीं। अजलान उसे वक्त देना चाहता था। वो चाहता था कि वो वापस अपने नॉर्मल शेड्यूल में आ जाए, क्योंकि माला की यादों के पीछे भागते भागते उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। और इस बीते एक महीने में ये सब कुछ हुआ भी। दानीन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी थी, पर माला की यादें अभी भी थी। वो घंटों अपनी बालकनी में खड़ी होकर माला के नंबर को टकटकी लगाए घूरती रहती। कई बार तो उस नंबर पर फ़ोन भी लगाती, पर दूसरी तरफ से ना तो फ़ोन उठता और ना ही नंबर सही बताता, क्योंकि ये नंबर तो माला के साथ ही खत्म हो चुका था। पर अब वो जानती थी कि वो एक ही जगह रुककर कभी नहीं रह सकती, उसे आगे बढ़ना है, जिसकी शुरुआत वो कर चुकी थी। आज दानीन और फलक का इस सेमेस्टर का आखिरी लेक्चर था, क्योंकि इसके बाद उन्हें एग्जाम के लिए एक महीने की छुट्टी मिलने वाली थी और फिर एग्जाम होकर नए सेमेस्टर की शुरुआत में कम से कम 2 महीने लगने थे, यानी कि वो 3 महीने तक क्लासेस
से और पोस्टिंग से फ्री रहने वाली थी, जो कि बाकी बच्चों के लिए तो एक खुशखबरी थी पर दानीन के लिए एक परेशानी, क्योंकि एग्जाम में अभी भी 1 महीना था। पर इस 1 महीने वो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी, जिसका मतलब था उसे माला के घर वापस जाना होगा, क्योंकि वही तो एक घर था उसका। पर वहां जाना मतलब माला की यादों से एक बार फिर रूबरू होना, जो उसे अब एक अजीब से खौफ में डाल रहा था। वो जानती थी कि वो घर उसकी कमजोरी है, क्योंकि वहां माला की यादें मौजूद है, पर कोई और रास्ता था ही नहीं कुछ करने को उसके पास। फिलहाल फलक और दानीन अपने लेक्चर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक फलक दानीन की तरफ देखते हुए कहती है, दानू तुम क्लास में पहुंचो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है। उसकी बात सुनकर दानीन हाँ में सिर रहलाती है, तो फलक भी हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। और कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर वॉशरूम से वापस क्लास की तरफ जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते जुबैर पर जाती है और उसे देखकर कुछ पल को उसके कदम वहीं ठहर से जाते हैं, पर फिर वो उससे नजरें फेरकर उसे नजरअंदाज करते हुए वापस अपने कदम आगे बढ़ाकर क्लास के जाने के लिए बढ़ती है। पर अभी वो उसे क्रॉस करते हुए कुछ एक कदम ही चली थी कि तभी जुबैर अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे हल्का सा खींचते हुए कॉरिडोर के आखिर में लेकर जाने लगता है। और उसके यूं खींचे जाने पर फलक अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए जरा चिढ़कर कहती है, आप क्या कर रहे हैं सर? प्रश्नवाचक चिन्ह। छोड़िए मुझे, क्या बदतमीजी है ये। पर जुबैर के कानों तक उसकी आवाज जैसे पहुंची ही नहीं, वो उसे खींचते हुए कॉरिडोर के आखिर में लाता है और अचानक से उसका हाथ छोड़ता है, जिस पर वो गुस्से में उसे देखते हुए जरा तेज मगर तहजीब भरी आवाज में कहती है, यह क्या तरीका है सर? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको अंदाजा भी है अगर कोई स्टूडेंट हमें वहां देख लेता तो क्या होता? मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ मेरा नाम जुड़कर मेरी इज्जत पर कोई भी आ जाए। और ये क्या तरीका है आपका? स्टूडेंट हूं मैं आपकी, आप मुझे इस तरह खींचकर कहीं भी नहीं ले जा सकते। आपको मुझसे बात करनी है तो बाकायदा मुझे केबिन में बुलाए और हाँ, मुझसे जरा दूर रहकर बात किया कीजिए, मुझे छूने का कोई हक नहीं है आपको। उसकी आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था, जिसे जुबैर भी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। पर अब वो भी चिढ़ चुका था फलक के इस नए बिहेवियर पर, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पर उसे इतने गुस्से में देखकर वो बेहद शांति से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस बिहेवियर से। किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? क्या हम वापस बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकते? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी आवाज में उसकी चिढ़ साफ समझ आ रही थी। वही उसकी बात सुनकर फलक कुछ पल उसे बेयकीनी से देखती है, फिर अपना चेहरा सख्त करते हुए कहती है, बैक टू नॉर्मल? यह क्या होता है सर? अपने प्रोफेसर के साथ जैसे पेश आना चाहिए था मैं वैसे ही पेश आ रही हूँ। आप मेरे कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिसके साथ मैं बहुत फ्रैंक हूँ, ना कोई दोस्त है ना कुछ, और आप मेरे प्रोफेसर हैं और एक प्रोफेसर के साथ ऐसे ही बात की जाती है। पर आप शायद भूल गए हैं कि एक स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। मैं आपको पहले भी वार्न कर चुकी हूँ, पर ये मैं आखिरी बार आपको वार्न कर रही हूँ। अगर इसके बाद आपने इस तरह की हरकत की तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी कंप्लेंट करूंगी। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझसे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं करूंगी भी, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर वो उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगती है, पर तभी जुबैर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं लगी दीवार से लगाकर उसके बिल्कुल करीब आते हुए गुस्से में उसे देखकर कहता है, बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम मुझे क्या बताना चाहती हो कि मैंने कुछ बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ? पर मैंने नहीं कहा था मुझसे मोहब्बत करो, दिल तुमने लगाया मुझसे, फिर मुझे क्यों गुनहगार साबित करने पर तुली हुई हो? तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। तुम अजीज हो इसलिए तुमसे बात करने में लहजे में नरमी है, वरना गुस्से में कम तुम्हारे भाई से नहीं हूँ मैं। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मुझे मेरी फलक वापस चाहिए जैसे तुम। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही फलक, जो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखते हुए कहती है, मैं आपकी कभी नहीं थी और ना आप मेरे। ये बात मुझे देर से समझ आई, लेकिन समझ आ गई है। अपनी बात खत्म कर वो वापस छूटने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर जुबैर अपनी पकड़ उसके बाजुओं पर मजबूत करते हुए जरा उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहता है, तुम्हारा मसला क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हारी ये हरकतें मुझे गिल्ट में डाल रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करो फालिक, ये जो तुम फील कर रही हो यह मोहब्बत नहीं है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं इतना बड़ा हूँ तुमसे, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा मैं तुमसे। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही फलक, जिसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी, वो नम आंखों से उसे घूरते हुए एकदम से धक्का देती है। और उसका धक्का इतना तेज था कि जुबैर चाहकर भी अपना काबू नहीं बना पाता और खुद 2 पल पीछे होता है। और जुबैर कुछ समझता इससे पहले ही फलक सख्ती में उसे घूरते हुए जरा तेज आवाज में कहती है, और आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? जानती हूँ मैं, पर मुझे आपकी मोहब्बत की जरूरत भी नहीं है। और हाँ, आपके तरस की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रही बात की मोहब्बत हो सकती है नहीं हो सकती, ये मेरा अपना मसला है। मुझे आपसे मोहब्बत है, ये मेरा अपना प्रॉब्लम है, जिसे मैं कभी ना कभी सॉल्व कर लूंगी। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, रही बात उम्र की, तो मोहब्बत मुझे हुई है, आपको नहीं। आपकी नज़र में मैं एक बच्ची थी, मेरी नज़र में आप कभी भाई के दोस्त नहीं थे। मेरी नज़र में
आप मेरी मोहब्बत थे शुरू से, इसलिए जो बार बार मेरा रास्ता रोके मुझे और मुश्किल में ना डाले। आपको भूलने की कोशिश कर रही हूँ, एक दिन भूल भी जाऊंगी और ना भी भूली तब भी मेरी मोहब्बत आपके रास्ते में नहीं आएगी। इसलिए खुदा के लिए मुझसे दूर रहे, मुझे दर्द और तकलीफ में मत डाले, क्योंकि लड़खड़ाने पर आप नहीं आएंगे मुझे संभालने, और अगर आएंगे भी तो अपने रब की कसम खुद को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी आपको। इतना कहकर उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है और जुबैर वो खुद उसे इस बार नहीं रोक पाता। एक अजीब सी नफरत थी फलक के शब्दों में जो वो महसूस कर पा रहा था। इस सिचुएशन में गलत कोई भी नहीं था जहां फलक के लिए उसकी एक तरफा मोहब्बत उससे संभल पाना मुश्किल हो रहा था, और तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी थी और इन सब का गुस्सा जाने अनजाने वो जुबैर पर निकाल रही थी जो खुद अपनी जगह गलत नहीं था। वो फलक से मोहब्बत नहीं कर सकता था और ना मोहब्बत करता था। उसके लिए वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसे उसने हमेशा से संभाला था। वो उसे बहन की नज़र से नहीं देखता था पर उसे मोहब्बत की नज़र से भी नहीं देखता था। उसके लिए वो एक अजीज सा नाजुक सा तोहफा थी जिसे उसे संभाल कर रखना था, चाहे उसे उससे मोहब्बत ना हो पर एक अजीब सा लगाव था। जिस लगाव का नाम क्या था ये तो वो भी नहीं जानता था, पर फलक की बेरुखी, उसका यूं नज़रअंदाज करना उसे तकलीफ दे रहा था और ये सब कुछ उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। और ना वो बर्दाश्त करना चाहता था, वो चाहता था कि सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। पर क्या सब कुछ वैसे हो सकता था? नहीं, कभी नहीं। इतना कहकर फलक तेज तेज कदम बढ़ाते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी और कुछ आंसू तो गालों तक बहकर भी आ चुके थे। ज़ुबैर के अल्फाजों को बार बार सुनना उसे एक अजीब सा रिजेक्शन का फील करा रहा था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रास्ते में चलते कुछ लोग बार बार उसे मुड़कर देख रहे थे। अब कैंपस में कोई रोती हुई लड़कियां घूमेगी तो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन तो बनेगी। जब वो बन भी रही थी इसलिए वे गहरी सांस लेकर अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने कदम जरा और तेज बढ़ा देती है। कुछ देर बाद वो क्लास में पहुंचती है तो अभी भी कोई प्रोफेसर नहीं आया था। ये देखकर वो चारों तरफ नजर घुमाती है और दानीन को लास्ट रो में तीसरी सीट पर बैठा देख खुद भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। वही दानीन जिसका सारा ध्यान अपने सामने रखी किताब के पन्ने पलटने में था। अपने बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही वो पलटकर देखती है और दानीन और फलक को अपने बगल में बैठा किताबें निकालते देख अपना रुख उसके चेहरे की तरफ करती है। एक अजीब सी थकावट, गम और तकलीफ की झलकें उसे वहां नजर आती है, जिसे समझते हुए वो फलक के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाते हुए पूछती है, क्या हुआ फलक, ठीक होना है तुम? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी बात सुनकर फलक, जिसके हाथ किताबें निकालने में बिजी थी, अचानक से रुकते हैं। वो एक नज़र दानीन की तरफ देखती है पर फिर अपनी नज़रें फेरते हुए वापस अपना काम जारी रखते हुए कहती है, नहीं तो मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ज़रूर अपना ध्यान किताबों पे लगाओ। इस बार टॉप करना है तुम्हें, वरना भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो तुम उनकी सिर्फ फेवरेट स्टूडेंट थी पर अब तो कुछ और भी बन गई हो। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी, पर दानीन वो उसकी इस झूठी शरारत के पीछे का गम बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। इस पीछे पिछले एक महीने में फलक में आए बदलावों को वो बहुत अच्छे से समझ रही थी। कुछ तो था फलक जो उसे छिपा रही थी और इस बात से वो बहुत अच्छे से वाकिफ थी और कई बार फलक से पूछ भी चुकी थी, पर हर बार उसका एक ही जवाब आता, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके इन जवाबों में दानीन को इतना तो समझ आ गया था कि वो शायद उसे कुछ नहीं बताएगी, उसे खुद पता करना होगा, जो वो पता करेगी भी, क्योंकि फलक को ये मायूस देखना उसे तकलीफ दे रहा था। अब उसके पास परिवार के नाम पर कुछ टूटे फूटे कांच के टुकड़े ही बचे थे, जिनमें से एक टूटा हुआ टुकड़ा फलक थी। दानीन अभी फलक को ही देख रही थी कि तभी क्लास में जो शोर था वो अचानक से खामोशी में तब्दील हो जाता है। ये देखते हुए वो नजरें उठाकर देखती है तो उसकी हनी ब्राउन आंखें एक बहुत खूबसूरत सी ओशन ब्लू आई से टकराती है। ये था जो अभी अभी क्लास में दाखिल हुआ था और उसकी मौजूदगी महसूस करते ही एक अजीब सी खामोशी सारी तरफ फैल गई थी। वहीं उसकी नजरें ठहरी थी उन सब आंखों में, एक जाहिर सुनहरी आंखों से जिनमें उसकी सारी कायनात बसती थी। एपिसोड 110। अजलान की क्लास में आते ही चारों तरफ खामोशी छा जाती है। आज लास्ट क्लास उसकी ही थी जिसके लिए वो आया था और उसे आता देख जो बच्चे आपस में मस्ती मजाक में बिजी थे उनके बीच खामोशी छा जाती है। अब भाई उसका रोब था। वहीं अजलान की नजरें तो कुछ पल को दानीन पर टिकी थी जो खुद भी उसे ही देख रही जी, पर सबकी मौजूदगी का एहसास होते ही वो अपनी नजरें चुरा देती है और उसके यूं नजरें चुराने पर अजलान भी बड़ी मुश्किल से उस पर से नजरें फेरते हुए पोडियम की तरफ बढ़ता है तो सब स्टूडेंट्स खड़े होकर उसे ग्रीट करते हैं, जिस पर वो बस अपने हाथ के इशारे से सबको बैठने का कहता है और खुद सबको एक नज़र देखकर गहरी पर बुलंद आवाज में कहता है, यह आपकी इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास है, सिलेबस काफ़ी पहले खत्म हो गया है एंड यू गाइज आर लीविंग फॉर योर होम टुडे। तो जाने से पहले आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट साथ में यस सर कहते हैं और एक एक कर अपने अपने क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। वो चाहे मिजाज का सख्त हो पर उसकी स्किल्स इतनी शार्प थी कि ना सिर्फ उसके लेक्चर स्टूडेंट्स एंजॉय करते थे बल्कि अपनी प्रॉब्लम उसके साथ कंफर्टेबल होकर शेयर भी कर देते हैं।
कई लड़कियां तो सिर्फ उसके अटेंशन के लिए उल्टे सीधे सवाल कर रही थी जिन्हें वो समझ तो रहा था पर फिर भी सबका जवाब भी देता जा रहा था। ये सब दानीन के बगल में बैठी फलक बखूबी समझ रही थी। वो आहिस्ता से दानीन को कोहानी मारते हुए फुसफुसाकर कहती है, देखा तुमने? प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे ये लड़कियां भाई के अटेंशन के लिए मरी जा रही हैं? मतलब अल्लाह का खौफ ही नहीं है कुछ? और तुम क्यों खामोश है? जलन नहीं हो रही तुम्हें? उसकी बात सुनकर दानीन जो किताब के पन्ने पलट रही थी एक सरसरी सी नज़र उस पर डालते हुए आहिस्ता से कहती है, मुझे क्यों जलन होंगी? उसके सवाल पर फलक मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों होंगी का क्या मतलब है? प्रश्नवाचक चिन्ह। शौहर है तुम्हारे, बीवी तुम हो भाई की, या 4-5 और किराए पर रखी हुई हैं जो किसी और को जलन होंगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बात सुनकर दानीन नजरें फेरकर बेरुखी से कहती है, फलक प्लीज कितनी बार कहा है तुम्हें इस निकाह का हवाला ना दिया करो मुझे। उन्होंने तरस खाकर मुझसे नाम जोड़ा है और मैं किसी पर कोई फिजूल जिम्मेदारी नहीं बनना चाहिए। उसकी बात सुनकर फलक कुछ कहती उससे पहले ही दानीन के चेहरे पर आए भाव देखकर वो खामोश हो जाती है और अपना रुख सामने कर अजलान की तरह देखने लगती है जो किसी स्टूडेंट का जवाब दे रहा था। वहीं फलक के नजरें फेरते ही दानीन एक नर्सरी सी नज़र उस लड़की पर डालती है जिसके सवाल का फिलहाल अजलान जवाब दे रहा था और वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से खालिद को देख रही थी। उस लड़की के चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं उसे देखकर दानीन को न जाने क्यों अजीब सी चिढ़ होती है। वो उस लड़की को घूरते हुए खुद में बड़बड़ाकर कहती है, यह क्या वाहियात सवाल है? इतने से क्वेश्चन में किसी को क्वेरी कैसे हो सकती है? हद है। उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, खासकर उसकी उस मुस्कुराहट पर जिससे वो अजलान को देख रही थी। इधर इनाया जो खुद भी भीड़ में बैठी आंखों में एक अजीब सा जुनून लिए अजलान को देख रही थी, कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, सर आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल। उसकी आवाज में एक जबरदस्ती की मिठास थी और होठों पर चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट। वहीं अजलान का चेहरा तो उसे देखते ही सख्त हो गया था। उसके दिल में इस लड़की के लिए कितनी नफरत थी वो ये बयां नहीं कर सकता था, इसलिए वो खामोशी से सख्त आंखें लिए उसे बस जानलेवा तरीके से घूर रहा था। और उसकी इस खामोशी को उसकी इजाजत समझकर इनाया अपनी आवाज में वही शुक्र की चाशनी लेते हुए कहती है, सर वो मुझे पूछना था कि अगर सर्जरी के दौरान अचानक बीपी बढ़े तो क्या करना चाहिए? उसके सवाल पर अजलान जो उसे अभी तक खामोशी से देख रहा था अचानक से टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स सच अ डम क्वेश्चन मिस। Whatever your name is, एक नॉर्मल फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट की नॉलेज आपसे ज्यादा होंगी। उसकी बात सुनकर इनाया की वो झूठी जबरदस्ती की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है। और हो भी क्यों ना, उसने सब जगह यही बात फैलाई थी कि वो अजलान को बहुत अच्छे से जानती है और वो काफी क्लोज है, पर यहाँ पर तो अजलान को उसका नाम तक याद नहीं था। यहाँ तक कि इनाया के बगल में बैठी रूबी भी हैरानी से उसकी तरफ देखती है, क्योंकि अजलान के नाम पर ही तो उसने उसकी स्कॉलरशिप तय कराने का वादा किया था। पर अजलान को देखकर तो लगता है इनाया से उसका कोई वास्ता है ही नहीं। वही सबकी नजरें खुद पर महसूस कर और अपनी बेइज्जती होते देख दानीन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं सर वो बह मुझे डाउट था। उसकी बात सुनकर अजलान उसे घूरते हुए बिना किसी भाव के कहता है, देखा मैंने कितना स्टूपिड डाउट है आपको मिस। जो सवाल आप कर रही है वो MBBS के बेसिक है। इतनी बुरी प्रैक्टिकल नॉलेज से तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर तो क्या आप कभी कंपाउंडर भी बन पाएंगी। उसने मजीद उसकी बेइज्जती की। अब तो इनाया को अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने ये सवाल पूछा। वो खामोशी से खड़े रहकर सबकी नजरें महसूस कर रही थी। तभी वो कुछ सोचते हुए हिम्मत कर कहती है, सर वो बस मुझे समझ नहीं आया था तो, और फिर मुझे नहीं लगा मेरा सवाल इतना डम है। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास में खामोशी छा जाती है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अजलान को गलत साबित करने की कोशिश की थी, जबकि सबको पता था उसका सवाल स्टूपिड ही है। दानीन खुद भी कभी अजलान को देखती तो कभी इनाया को। वहीं अजलान जो खामोशी से इनाया को देखता है तभी उसकी नज़र दानीन से मिलती है जो उसे ही देख रही थी। और अचानक कुछ सोचते हुए वो दोबारा अजीब तरह से मुस्कुराते हुए इनाया को देखकर अपनी बेहद ठंडी आवाज में कहता है, ओ रियली, अगर आपको लगता है कि सवाल ठीक है तो वाई नॉट वी आस्क अदर्स। इतना कहकर वो एक सरसरी सी नज़र सब पर डालता है और वापस दानीन की तरफ देखते हुए कहता है, मिसेस दानीन। उसके दानीन को पुकारने पर सब हैरानी से दानीन की तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक कि दानीन खुद भी हैरान थी अजलान ने उसे मिसेज जो कहा था। ये देखकर हसन जो दानीन के आगे वाली सीट पर बैठा था तपाक से कहता है, सो इट्स नॉट मिसेस, इट्स मिस, शी इज नॉट मैरिड। उसकी बात सुनकर अजलान सर्द नजरों से उसे देखता है, पर फिर अचानक से हल्का सा मुस्कुराते हुए दानीन की तरफ देखकर जरा हैरान होते हुए कहता है, ओ रियली मिस डेनीन, यू आर नॉट मैरिड, आई थॉट यू आर मैरिड। उसके सवाल पर दानीन जो अपनी जगह से खड़ी हुई हैरानी से सबको देख रही थी, सबसे अपनी नजरें बचाकर अजलान की तरह हल्का सा घूरते हुए देखती है तो वो उसे ही देख रहा था। बाकी सबकी नजरें भी उस पर थी, मतलब उसे जवाब तो देना ही था, इसलिए वो वापस नजरें अजलान की तरह करते हुए कहती है, नो सर, आई एम नॉट मैरिड येट। उसके जवाब ने अजलान की उस मुस्कुराहट को गायब कर दिया था। वो सिर्फ उसके छेड़ने के इरादे में था, पर उसके जवाब ने उसे चिढ़ा जरूर दिया था। वो कुछ कदम आगे आता है और दानीन को देखते हुए कहता है, मिस दानीन, आपको क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जो क्वेरी मिस इनाया को है, इज इट वैलिड अ डम?
उसके पूछने पर दानीन कुछ कह पाती उससे पहले ही इनाया, जो बड़ी मुश्किल से अपनी बेइज्जती सुन रही थी, जरा गुस्से में दानीन को घूरते हुए कहता है, ये कैसे कुछ बता सकती है सर, जब ये खुद एक चीटर है। शी हैज चीटेड इन एग्जाम। उसने बेहद नफरत से कहा था, जिस पर दानीन खाली आंखों से उसे देखती है। वहीं अजलान की आंखें बिल्कुल सख्त हो जाती है। वो इनाया को घूरते हुए कहता है, ओ रियली, आपके पास सबूत क्या है कि मिस दानीन ने चीटिंग की है? दानीन अजलान के सवाल पर एक पल को सिकपकाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, सर मैंने खुद देखा था दानीन को चीटिंग कर वो चिट जमीन पर फेंकते हुए। वो तो सही वक्त पर वो चिट सर के पैरों में गिरे और उन्हें सब समझ आया। उसकी बात सुनकर अजलान गुस्से में घूरते हुए कहता है, अच्छा, पर जो चिट मिस दानीन के पास से मिली थी वो क्वेश्चन तो दूर, टॉपिक भी सिलेबस में नहीं थे, फिर उन्होंने चीटिंग की कैसे? उसके सवाल ने इनाया को सकपका दिया था। उसने नफरत और जलन में झूठ कह तो दिया था, पर अब देने के लिए जवाब नहीं था। ये देखकर वो घबराने लगती है। वही उसे यूं घबराता देख अजलान उसे घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, जवाब नहीं है? होगा भी नहीं जानती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ मौजूद सच आप बहुत अच्छे से जानती हैं मिस इनाया, पर फिक्र मत कीजिए, जिसने जो किया है उसकी सज़ा तो मिलेंगी ही। फिलहाल मिस दानीन से एक सवाल किया था मैंने। इतना कहकर वो दानीन की तरफ मुखातिब होता है, जो खुद भी इनाया को देख रही थी, पर फिर उसने अपनी नज़रें अजलान की तरफ की तो अजलान के चेहरे पर उससे नज़रें मिलते ही ज़रा नरमी आई और उसने उसी नरमी से पूछा, बताए मिस दानीन, इनका क्वेश्चन वैलिड है या डम? उसके सवाल पर दानीन एक नज़र इनाया को देखते हुए कहती है, ये बूसिकस है जिनके बारे में MBBS फर्स्ट ईयर में पाया जाता है। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, सर्जरी के पहले भी, सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी के बाद भी, क्योंकि अक्सर सर्जरी में BP ब्लड प्रेशर बना नॉर्मल है। वैसे तो इस पर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नज़र रखते हैं, पर अगर पेशेंट को पहले से मसला हो तो हम सर्जरी से पहले भी कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। उसने बेहद सादगी से अपनी बात कही थी, पर अजलान हल्का सा मुस्कुराते हुए मसलसल उसे देख रहा था। ऐसा नहीं था इनाया का सवाल फिजूल था, क्योंकि अक्सर कई बात बड़े बड़े डॉक्टर भी BP केस में मात खाते थे। उसकी बात खत्म होते ही इनाया, जो समझ रही थी कि दानीन ने उसे नीचा दिखाया है, जरा गुस्से में कहती है, तुम समझती क्या? पर इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अजलान गुस्से में सख्त आवाज में उससे कहता है, आवाज नीची मिस इनाया, आप इस बेच के टॉपर से बात कर रही हैं तो इस बात का ख्याल रखिए, जरा अपनों से बेहतर के आगे नरमी से पेश आकर उनसे सीखा जाता है, ना कि इस टोन में बात की जाती है। और मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी टॉपर से बदतमीजी और बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहते वक्त उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि किसी ने अजलान का दानीन के लिए वो मेरी पर ध्यान ही नहीं दिया, सिवाय इनाया, फलक और दानीन खुद के। अजलान को यूं गुस्से में देख इनाया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है और साथ ही दानीन भी, क्योंकि इनाया को पता था अब अगर वो कुछ बोलेगी तो तमाशा ही होगा। इधर अजलान फिर एक बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस में बिजी हो जाता है, पर अब कोई भी उससे फिजूल सवाल नहीं करता। इसी के साथ कुछ देर बाद क्लास खत्म होती है तो अजलान दानीन की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर कहता है, मिस दानीन मेरे केबिन में आया, आई वांट टॉक टू यू। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और दानीन वो नासमझी में फलक की तरफ देखती है तो वो बस पुलके झपकाकर उसे रिलैक्स करती हैं। वहीं इनाया, उसका चेहरा तो गुस्से में जलकर कला हो गया था। अजलान की आवाज़ में दानीन से बात करते वक्त वो नरमी वो महसूस कर सकती थी और उसे वो नरमी जहर लग रही थी। क्लास के बाकी स्टूडेंट भी वहां से जा चुके थे और दानीन भी फलक के साथ जाने वाली थी, पर उससे पहले ही इनाया दानीन के आगे आकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।